फिल्म की शुरुआत उस वैश्विक तबाही के 3 साल बाद होती है जब धरती पर अजीब अजीब खतरनाक जीव दिखाई दिए थे। ये जीव इंसानों पर हमला करते थे और उन्हें बेरहमी से मार देते थे। कई शहरों में तो एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा। इन भयानक जीवों को लोग रीपर्स कहने लगे, लेकिन ये आए क्यों और कहां से आए, इसकी असली वजह किसी को नहीं पता थी। रीपर्स की एक कमजोरी थी, वे पहाड़ों और बहुत ऊंचाई वाले इलाकों में नहीं जा सकते थे। खास तौर पर वे 8000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पार नहीं कर पाते थे। जो इंसान बच पाए वे या तो पहले से ही रीपर्स से दूर रहते थे या फिर समय रहते भागकर ऊंचाई वाले इलाकों में चले गए थे। लोगों ने जमीन पर एक लाइन खींच दी थी ताकि सबको पता रहे कि इसके नीचे जाना खतरे से खाली नहीं है। कहानी में हमें एक छोटे लड़के से मिलवाया जाता है जिसका नाम हंटर है। हंटर एक पहाड़ पर पहुंचता है जिसका नाम रॉकी है। ये पहाड़ जमीन की सतह से करीब 70-740 फीट ऊंचा था, यानी खतरे की लाइन से सिर्फ 260 फीट नीचे। हंटर जमीन के नीचे छिपकर आसपास के इलाकों को देख रहा होता है। वह दूर दूसरी पहाड़ियों पर बच्चों को खेलते हुए देखता है। तभी अचानक उसे राक्षसों की आवाजें सुनाई देती हैं। हंटर घबरा जाता है और जल्दी से पहाड़ की ओर भागता है। हंटर को पीछे से एक रीपर दौड़ता हुआ सुनाई देता है। उसकी डरावनी दहाड़ गूंजने लगती है। हंटर पूरी ताकत से दौड़ता है और जैसे तैसे लाइन पार कर लेता है। रीपर लाइन के पास आकर रुक जाता है क्योंकि वह उसे पार नहीं कर सकता। मजबूर होकर वह वापस लौट जाता है। हंटर डर के मारे हाँफ रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पहाड़ की ऊंचाई पर घर बने हुए हैं और लोग वहाँ रह रहे हैं। इस गांव का नाम लॉस्ट है। इस गांव में करीब 123 लोग रहते थे। हंटर अपने पिता के पास लौटता है जिनका नाम विल है। विल देखता है कि उसका बेटा बहुत घबराया हुआ है तो वह उससे पूछता है कि क्या हुआ। हंटर सच बता देता है कि उसने खतरे वाली लाइन पार कर ली थी। वह कहता है कि वह बस उन लोगों को देखना चाहता था जो दूसरी पहाड़ियों पर रहते हैं। यह भी बताया जाता है कि इस समय रीपर्स कुछ हद तक सुस्त हो गए हैं। विल को लगता है कि हंटर ने लापरवाही की है, लेकिन वह उससे शांति से बात करता है, उसे समझाता है कि उसने गलती की है और आगे ऐसा दोबारा न करने को कहता है। इसके बाद विल शिकार पर जाता है अपनी दोस्त किटी के साथ। दोनों मिलकर एक हिरण का शिकार कर लेते हैं। जब वे हिरण उठाकर ला रहे होते हैं तो किटी हंटर के बारे में पूछती है। विल उसे बताता है कि हंटर ने लाइन पार की थी और वह रेड रॉक नाम के गांव को देख रहा था क्योंकि वहाँ उसकी उम्र के बच्चे रहते हैं। किटी ये बात समझ जाती है और कहती है कि हंटर का ऐसा करना स्वाभाविक है क्योंकि वह लॉस्ट गांव का इकलौता बच्चा है। किटी कहती है कि सुरक्षा सबसे जरूरी है, लेकिन बहुत से लोग इस अकेलेपन वाली जिंदगी के साथ खुद को ढाल नहीं पा रहे। विल को शक होता है कि हंटर असल में उस जगह को देखना चाहता था जहाँ उसने अपनी माँ को आखिरी बार देखा था। इसके बाद हमें विल की पड़ोसी नीना से मिलवाया जाता है। नीना एक फिजिक्स की वैज्ञानिक है। वह हमेशा एक खास चीज पर गोलियां चलाकर उस पर प्रयोग करती रहती है। वह चीज असल में रीपर का एक हिस्सा होती है जिससे वह खुद को बचाता है। नीना यह जानने की कोशिश कर रही होती है कि रीपर्स की कमजोरी क्या है, इसलिए वह लगातार हथियारों और गोलियों से प्रयोग करती रहती है। अगली सुबह विल अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। हमें पता चलता है कि उसकी पत्नी तारा पहले नीना के साथ लाइन पार करके गई थी और उसके बाद कभी वापस नहीं लौटी। उसी दिन से विल अकेला रह गया और उसने हंटर की परवरिश खुद की। हंटर को पालना विल के लिए आसान नहीं था क्योंकि हंटर को एक गंभीर बीमारी थी जिसकी वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत होती थी। उसे एक खास मशीन और ऑक्सीजन ट्यूब की जरूरत पड़ती थी। विल उसके लिए ट्यूब बदलता है, लेकिन समस्या यह थी कि यह आखिरी ऑक्सीजन ट्यूब बची थी। इसलिए विल सोचता है कि उसे बोल्डर नाम के शहर जाना पड़ेगा ताकि वहाँ से और ऑक्सीजन ट्यूब ला सके। अगले दिन विल हंटर को खेती और शिकार सिखाता है ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। उसी दिन हंटर का जन्मदिन होता है। विल के पास पैसे नहीं होते, इसलिए वह सामान की अदला बदली करके चीज पास्ता ले आता है। हंटर यह देखकर बहुत खुश होता है और अपने पिता से रेडियो चलाने को कहता है, लेकिन विल मना कर देता है क्योंकि सर्दियों में बिजली बहुत सीमित होती है और वे सिर्फ सोलर एनर्जी पर निर्भर होते हैं। बाद में विल और किटी साथ बैठते हैं। किटी पूछती है कि अगर दुनिया सामान्य होती तो विल आज क्या कर रहा होता। विल जवाब देता है, शायद मैं बैठकर कुछ देख रहा होता, मैचों की हॉकी अपने तारा के पिता के साथ, जबकि मुझे खेल देखना पसंद नहीं था, लेकिन मुझे बाहर जाना और उनके साथ बैठना बहुत याद आता है। रात में हंटर की हालत बिगड़ जाती है और उसे दूसरी ऑक्सीजन ट्यूब की जरूरत पड़ती है तो विल मजबूर होकर उसे एक इंजेक्शन देता है जिससे 5 दिनों तक उसका ऑक्सीजन लेवल ठीक रहता है। इसके बाद विल फैसला करता है कि वह नीना के पास जाएगा और उससे कहेगा कि वह उसके साथ चले क्योंकि नीना ही अकेली थी जो राक्षसों के हमलों से बची थी और उन पर लगातार प्रयोग और रिसर्च कर रही थी। इसलिए वह इस यात्रा के लिए सबसे सही इंसान थी। उनकी बातचीत से पता चलता है कि पहले नीना ही तारा यानी विल की पत्नी को अपने साथ लेकर लाइन पार करके गई थी क्योंकि वह अपनी लैब जाना चाहती थी और तभी से तारा वापस नहीं आई। इसी वजह से विल नीना से बहुत नफरत करता है क्योंकि उसके कारण ही उसकी पत्नी मर गई। फिर भी वह नीना से कहता है कि उसे उसके साथ बोल्डर शहर चलना होगा सिर्फ उसके अनुभव की वजह से। नीना उसे बताती है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह वहाँ जाएगा क्योंकि बोल्डर का रास्ता बहुत खतरनाक है और राक्षसों से भरा हुआ है। विल कहता है कि उसे एक सुरक्षित रास्ता पता है, लेकिन नीना कहती है कि उसे सारे नक्शे याद हैं और कोई भी सुरक्षित रास्ता नहीं है। बोल्डर जाने वाले सारे रास्ते लाइन के नीचे से ही जाते हैं और उसे यह बात पक्की तौर पर पता है क्योंकि उसकी लैब भी वहीं है। विल उसे बताता है कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं है क्योंकि उसे ऑक्सीजन ट्यूब्स चाहिए वरना हंटर मर जाएगा। नीना मना कर देती है और कहती है कि वह अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकती, वह बस एक बार किस्मत से बच पाई थी। विल गुस्से में कहता है कि उसी की वजह से उसकी पत्नी मरी, इसलिए उसे उसके साथ आकर अपना कर्ज चुकाना होगा। वह कहता है कि उसे पहाड़ों में एक ऐसा रास्ता पता है जहां उन्हें सिर्फ 2 बार लाइन पार करनी पड़ेगी और उसे यह भी पता है कि नीना असल
जंगल में राक्षसों पर हमला करने और उन्हें मारने का मौका ढूंढ रही है। नीना उसे याद दिलाती है कि बोल्डर शहर लाइन से 2000 मीटर नीचे है और अगर वे वहां सुरक्षित पहुंच भी गए तो राक्षस उनका इंतजार कर रहे होंगे और एक ही राक्षस उन्हें खत्म करने के लिए काफी है। विल कहता है कि वह सब जानता है लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है और यह कहकर वह वहां से चला जाता है। नीना अकेले बैठकर उस पुराने हमले को याद करती है जब राक्षसों ने उस पर और तारा पर हमला किया था और आखिरकार वह विल के साथ जाने का फैसला कर लेती है। विल अपनी एक पड़ोसन से कहता है कि जब तक वह वापस न आए वह हंटर का ध्यान रखे। इसके बाद वह अपने दोस्त टिम के पास जाकर हथियार और ऐसी गोलियां लेता है जो राक्षसों की हरकतें धीमी कर सकती हैं। कीटी विल से मिलती है और कहती है कि उसने उसे यह क्यों नहीं बताया कि वह इतनी खतरनाक यात्रा पर जा रहा है। वह कहती है कि वह उसे अकेला नहीं छोड़ेगी और उसके साथ जाएगी और उसे भी एक हथियार दे। विल उसे मना करता है और कहता है कि यह सफर बहुत खतरनाक है लेकिन कीटी साफ मना कर देती है। वह कहती है कि उसे किसी की जरूरत है जो उसकी रक्षा कर सके और वैसे भी वह यहाँ की जिंदगी से तंग आ चुकी है और नीचे जाना चाहती है। विल बहुत समझाता है लेकिन कीटी जिद पर अड़ी रहती है। नीना भी नहीं चाहती कि कीटी उनके साथ आए। वह उसे समझाती है कि उसने कभी किसी राक्षस का सामना नहीं किया, न ही उसने किसी इंसान को उनके हाथों कटते देखा है, न ही यह देखा है कि गोलियां भी उन पर बेअसर होती हैं। यहाँ तक कि अगर तुम उनके चेहरे पर गोली मारो तब भी वे तुम्हें मार देंगे। नीना हर तरह से कीटी को डराने की कोशिश करती है लेकिन कीटी उसकी बातों की परवाह नहीं करती और आने का फैसला करती है। विल अपने बेटे को अलविदा कहता है और वादा करता है कि वह वापस आएगा। इसके बाद तीनों अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। नीना अपने साथ एक खास कंपास लाई थी जिससे यह पता चल सकता था कि पास में कोई राक्षस है या नहीं। जब वे लाइन के पास पहुंचते हैं तो वह कंपास चालू करती है और पता चलता है कि आसपास कोई राक्षस नहीं है। रास्ते में उन्हें सेना की एक गाड़ी मिलती है। विल उसे चेक करता है कि शायद उसे कोई गोला बारूद या काम की चीज मिल जाए। कीटी को वहाँ एक ऐसा पार्ट मिल जाता है जिसे वह अपने हथियार में लगा सकती थी क्योंकि उसे हथियारों की थोड़ी बहुत समझ थी। नीना राक्षसों के निशान ढूंढ रही थी तभी वह कीटी से कहती है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, वह बस विल की तरफ आकर्षित होकर उनके साथ आ गई है। कीटी को गुस्सा आ जाता है और दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है जब तक कि विल बीच में आकर उन्हें रोकता नहीं। नीना उसे नजरअंदाज करती है और आगे बढ़ जाती है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें आसपास आवाजें सुनाई देती हैं लेकिन बाद में पता चलता है कि वे घोड़ों की आवाजें थीं। वे यह देखकर हैरान होते हैं कि घोड़े यहाँ कैसे आ गए और फिर आगे बढ़ते रहते हैं यहाँ तक कि वे एक स्कीइंग वाले इलाके में पहुंच जाते हैं। जगह का नेम विस्टा था और यह जगह समुद्र तल से लगभग 76,120 फुट की ऊंचाई पर थी। वे लोग अब लगभग 8,000 फुट की सेफ लिमिट के करीब पहुंच चुके थे लेकिन अचानक नीना की कंपास ने अलर्ट दिया कि पास में एक रिवर मौजूद है। नीना दूर से उसे देख भी लेती है। पेड़ हिलने लगते हैं और उसी वक्त उस रिवर के शरीर से एक अजीब सा बीम निकलता हुआ दिखाई देता है। यह देखकर तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। विल सुझाव देता है कि वे लोग तेजी से भागकर लाइन क्रॉस कर लें लेकिन नीना को लगता है कि वे समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए वह केबल कार यानी टेलीफेरिक का इस्तेमाल करने का प्लान बनाती है ताकि जल्दी से लाइन के ऊपर पहुंच सकें। किटी को यह प्लान बिल्कुल पसंद नहीं आता और वह दूसरी दिशा में जाने लगती है लेकिन विल नीना पर भरोसा करता है और टेलीफेरिक चालू करने चला जाता है। नीना नीचे खड़ी रहकर टाइम खरीदने की कोशिश करती है। इसी दौरान रिवर पूरी तरह सामने आने लगता है। किटी डर के मारे दूर से उस पर एक ग्रेनेड फेंक देती है लेकिन रिवर उसे हवा में ही पकड़ लेता है। अब रिवर बहुत पास आ चुका होता है। तभी विल केबल मशीन को एक्टिवेट कर देता है और खुद उस पर चढ़ जाता है। उसी वक्त किटी उस खंभे पर चढ़ने लगती है ताकि उनके साथ केबल कार पर सवार हो सके। इस दौरान नीना लगातार उस राक्षस पर गोलियां चला रही होती हैं और राक्षस केबल कार की रस्सियों को काटने की कोशिश करता है। किटी छलांग लगाकर केबल कार तक पहुंचने की कोशिश करती है लेकिन गिरने ही वाली होती है कि तभी वो उसे पकड़ लेता है। राक्षस धीरे धीरे उनके और करीब आ रहा होता है। बदकिस्मती से रस्सी टूट जाती है और तीनों लाइन के पीछे गिर जाते हैं। वे लाइन के नीचे गिर चुके होते हैं इसलिए तुरंत पूरी ताकत से दौड़ते हैं और आखिरी पल में फिर से लाइन के ऊपर पहुंच जाते हैं। रिवर लाइन पार नहीं कर पाता और वापस चला जाता है। इसके बाद उन्हें 1,800 फुट की ऊंचाई पर एक घर मिलता है जहां वे उस रात आराम करते हैं। किटी पूछती है कि आखिर इन रिवर्स को कैसे खत्म किया जा सकता है। नीना बताती है कि ये पूरी दुनिया में एक साथ अचानक आ गए थे इसलिए इंसानों को इन्हें स्टडी करने और इनकी कमजोरी समझने का मौका ही नहीं मिला। सबसे बड़ी बात ये थी कि इन्होंने सिर्फ एक महीने में धरती की 95% आबादी खत्म कर दी थी और इनका एक ही मकसद था, इंसानों को मारना। नीना कहती है कि वह खुद भी इन सब सवालों के जवाब ढूंढना चाहती है। रात में जब नीना और किटी सो जाती हैं, तो विल को अपनी पत्नी तारा की यादें आने लगती हैं। उसे वो बहस याद आती है जब तारा नीना के साथ लाइन के नीचे जाने पर अड़ी हुई थी। विल उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये कितना खतरनाक है लेकिन नीना सिर्फ एक समाधान ढूंढना चाहती थी ताकि उसका नाम मशहूर हो जाए। तारा को पूरा भरोसा था कि नीना के पास रिवर्स को खत्म करने का कोई रास्ता है। वह विल से कहती है कि 1 साल बाद वैसे भी हंटर की ऑक्सीजन ट्यूब खत्म हो जाएगी तो अगर अभी नीचे जाए या 1 साल बाद क्या फर्क पड़ता है। विल जवाब देता है कि फर्क ये है कि कम से कम 1 साल तक वह उसके साथ जिंदा रहेगी। अगली सुबह वे फिर अपनी यात्रा शुरू करते हैं और पहाड़ों के अंदर बने एक माइंस तक पहुंचते हैं। विल उन्हें प्लान समझाता है कि उन्हें इस सुरंग से होकर दूसरी तरफ जाना है जो 8,030 फुट की ऊंचाई पर एक सेफ जोन है और बोल्डर सिटी से करीब 12 मील दूर है। वह बताता है कि सुरंग में घुसते ही वे 9वें
9वें फ्लोर से 8वें फ्लोर पर उतरेंगे और सावधान रहना होगा क्योंकि 8वें फ्लोर से नीचे का हर हिस्सा खतरनाक है। नीना उससे सवाल करती है कि उसे कैसे यकीन है कि दूसरी तरफ ऊंचाई सही होगी, हो सकता है सुरंग घूमकर उन्हें फिर लाइन के नीचे ले जाए। विल चुप रहता है और नीना समझ जाती है कि विल सच छुपा रहा है। वह पूछती है कि वे लाइन से कितनी नीचे जाएंगे। विल बताता है कि करीब 231 फुट। नीना गुस्से में कहती है कि उसे पहले ही यह सब बता देना चाहिए था। विल कहता है कि उसकी कंपास उन्हें मदद करेगी, लेकिन नीना चौंक जाती है और कहती है कि कंपास जमीन के नीचे काम ही नहीं करती। ऊपर से रिबर्स अंधेरे में देख सकते हैं और इंसानों की सांस से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैक करते हैं और वे इंसानों से कहीं ज्यादा तेज होते हैं। नीना सुरंग में जाने से हिचकिचाती है, लेकिन विल कहता है कि उन्हें सिर्फ 45 सेकंड के लिए अंदर जाना है। उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वे सुरंग में घुस जाते हैं, टॉर्च जलाते हैं और आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक वेल्ड किया हुआ बंद दरवाजा मिलता है जिससे रास्ता बंद होता है। मजबूरी में उन्हें 7वें फ्लोर पर उतरना पड़ता है जो पूरी तरह लाइन के नीचे है और वहाँ उन्हें करीब 900 मीटर चलना होगा। नीना और किटी दोनों डरी हुई होती हैं। विल कहता है कि या तो वे नीचे जाएं या वापस लौटें और वह किसी भी हालत में वापस नहीं जाएगा। वह समझाता है कि दौड़ना नहीं है क्योंकि शोर होगा और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी जिससे रिबर्स उन्हें जल्दी पकड़ लेंगे, इसलिए उन्हें धीरे धीरे चलना होगा। वे सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही पीछे से आवाज सुनाई देती है। वे रुक कर देखते हैं तो पता चलता है कि एक रिबर उनके पीछे है। इसके बाद वे ज्यादा कुछ सोचते नहीं हैं और जान बचाने के लिए पूरी ताकत से दौड़ने लगते हैं और किटी उस पर एक ग्रेनेड फेंकती है ताकि उसे कुछ देर के लिए रोक सके। तीनों भागते रहते हैं और उस बड़े ड्रिल मशीन के पास से निकल जाते हैं। वो मशीन उस दानव को थोड़ी देर के लिए रोक देती है। मजबूरन हमारे हीरो दीवार में बनी एक छोटी सी दरार के अंदर घुस जाते हैं ताकि छुप सकें। वे सारी लाइट बंद कर देते हैं और जितना हो सके खुद को कंट्रोल करते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड कम निकले और दानव उन्हें सूंघ न सके। दानव अपनी पूंछ को सुरंग के अंदर डाल देता है और हवा को सूंघता है। तीनों बड़ी मुश्किल से अपनी सांस रोक कर बैठे रहते हैं। फिर विल एक फ्लेयर जलाता है ताकि दानव थोड़ा पीछे हटे और उन्हें सांस लेने का मौका मिले। तभी उन्हें एक छोटा सा बाहर निकलने का रास्ता दिखता है। वे वहाँ से निकलते हैं। किटी सबसे पहले दूसरी तरफ पहुँचती है, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पहले से एक दानव मौजूद होता है। वह किटी को मार देता है और उसकी लाश को घसीटकर दूर ले जाता है। विल पूरी तरह टूट जाता है। वह गहरे सदमे में चला जाता है। तभी उसे एक सीढ़ी दिखाई देती है। वह और नीना जल्दी से उस सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं और 8वीं मंजिल पर पहुंचते हैं। आखिरकार उन्हें सुरंग से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है और वे बाहर आ जाते हैं। नीना किटी के लिए रो रही होती है और उसके अंदर दानवों से बदला लेने की आग जल रही होती है। दोनों आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक घर और एक कार दिखाई देती है। वे उस घर में रात बिताने का फैसला करते हैं। अंदर विल को मैक्रोनी और चीज का एक डिब्बा मिलता है और वह खाने लगता है। नीना उससे कहती है कि वह तारा से बहुत प्यार करती थी और अब किटी से भी लगाव हो गया था, लेकिन अफसोस उसका भी वही अंजाम हुआ। विल खुद को दोषी मानता है और कहता है कि उसे उन्हें इस खतरनाक सफर पर कभी नहीं लाना चाहिए था। काश वे बिना किसी इक्विपमेंट के ही पहाड़ चढ़ गए होते। नीना उसे समझाती है कि पछतावा किसी काम का नहीं है, बल्कि अपने अंदर के गुस्से को जिंदा रखो ताकि बदला ले सको। विल उससे पूछता है कि उसके लैब में आखिर है क्या। नीना बताती है कि उसके लैब में मैग्नीशियम क्यूब्स हैं। उसका मानना है कि दानवों की त्वचा भेदना मुश्किल है क्योंकि वे किसी तरह की इलेक्ट्रिक एनर्जी से चार्ज होते हैं। अगर उसकी थ्योरी सही है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड से कोट की गई कोई भी गोली या ग्रेनेड दानवों को नुकसान पहुंचा सकता है। ये सुनकर विल को पहली बार उम्मीद नजर आती है। अगले दिन वे कार लेकर निकलते हैं, लाइन पार करते हैं और पूरी रफ्तार से ड्राइव करते हुए बोल्डर शहर पहुंचते हैं। पूरा शहर वीरान होता है। वे अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढने जाते हैं। विल काफी देर तक ढूंढता रहता है लेकिन सिलेंडर नहीं मिलते। जब आखिरकार उसे सिलेंडर मिल जाते हैं, नीना उस पर चिल्लाती है कि जल्दी करो, दानव पास आ रहे हैं। विल बैग को सिलेंडरों से भरता है और दोनों भागने लगते हैं। तभी एक दानव दीवार के पीछे से अपने पंजों से हमला करता है और उनका रास्ता रोक देता है। मजबूरन वे ऊपर की मंजिल पर भागते हैं। दानव पीछे से अपना हाथ निकालकर विल को पकड़ लेता है। नीना को एक कुल्हाड़ी मिलती है और वह पूरी ताकत से दानव पर वार करती है। वह विल को छुड़ा लेती है और दोनों भागते हैं। नीना पूरे इलाके में धुआं फैला देती है। वे एक और कमरे में छुप जाते हैं। दानव की रोशनी धुएं के बीच कुछ सेकंड के लिए दिखती है और फिर गायब हो जाती है। अचानक दानव फिर से सामने आ जाता है और बहुत तेजी से उनकी तरफ दौड़ता है। विल ऑक्सीजन सिलेंडरों पर गोली मार देता है। एक जोरदार धमाका होता है। आग की लपटें दानव को खिड़की से बाहर फेंक देती हैं। दोनों हैरान रह जाते हैं जब देखते हैं कि दानव मर चुका है। अस्पताल से बाहर निकलते समय नीना बताती है कि उसका लैब पास ही है और वह वहां जाना चाहती है, लेकिन विल अब और जोखिम नहीं लेना चाहता। उसके पास सिलेंडर हैं और वह जल्द से जल्द हंटर के पास लौटना चाहता है। नीना समझाती है कि ये सिलेंडर सिर्फ 1 साल चलेंगे, फिर उसे दोबारा यही खतरनाक सफर करना पड़ेगा। लेकिन अगर वह कोई ऐसा हथियार बना पाई जो इन दानवों को मार सके तो पूरी दुनिया फिर से खड़ी हो सकती है। विल उसकी बातों से प्रभावित होता है और लैब जाने के लिए मान जाता है। वे कार लेकर निकलते हैं। उधर अस्पताल में मरा हुआ दानव फिर से जिंदा होने लगता है। वे लैब पहुंचते हैं जो 5860 फीट की ऊंचाई पर होता है। नीना कहती है कि उसे सिर्फ 5 मिनट चाहिए। कंपास कोई खतरे का संकेत नहीं देता। विल खिड़की पर पहरा देता है। तभी उसकी नजर टेबल पर रखी नीना की फोटो पर पड़ती है। उसे पता चलता है कि नीना की भी कभी फैमिली थी। जब विल उससे उसके परिवार के बारे में पूछता है तो नीना खुद को संभाल नहीं पाती। फोटो देखकर वह टूट जाती है और रोते
रोते हुए बताती है कि जिस दिन दानव आए थे उसी दिन उसका पूरा परिवार मारा गया था और वही अकेली बची थी। नीना कहती है, राक्षसों के दिन मैं यहीं लैब में थी, लेकिन मेरा परिवार फुटबॉल मैच देख रहा था। सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि मैं उनसे अलविदा भी नहीं कह पाई। यकीनन तुम्हें भी वही एहसास हुआ होगा जब तारा को खोया था और वो मेरी वजह से खतरे में पड़ी। विल उसे जवाब देता है, जो मेरी पत्नी के साथ हुआ उसके लिए मैं अब तुम्हें दोष नहीं देता। इसके बाद नीना वो मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला कंपाउंड निकालती है जिसकी उसे जरूरत थी। वो उससे गोलियां कोट करती है और उस हिस्से पर फायर करती है जिससे राक्षस खुद को बचाता है, लेकिन बदकिस्मती से ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। फिर भी नीना हार नहीं मानती, वो अपने प्रयोग जारी रखना चाहती है और विल से कहती है कि वो चला जाए, वो अकेले ही काम पूरा करेगी। विल उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन नीना अड़ी रहती है। वो कहती है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, या तो सफल होंगी या राक्षस मुझे मार देंगे। मेरी गाड़ी अभी भी गैरेज में है, अगर मैं कामयाब हो गई तो बाद में खुद ही लास्ट गांव लौट जाऊंगी। विल उसे साथ चलने के लिए मना नहीं पाता और वो ज्यादा देर लाइन के नीचे भी नहीं रुकना चाहता क्योंकि उसे हंटर के पास वापस जाना है। मजबूरन वो गाड़ी लेकर तेजी से निकल जाता है। इधर नीना दोबारा ट्राई करती है, फिर गोली चलाती है, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं होता। उसे पता ही नहीं चलता कि कंपास हिलने लगा है। तभी उसे राक्षस की आवाज सुनाई देती है। वो घबरा जाती है। वो फैसला करती है कि तीसरी गोली सीधे उसी पर चलाएगी। वहीं दूसरी तरफ वॉल की गाड़ी का टायर अचानक पंचर हो जाता है और उसकी कार पलट जाती है। कुछ देर बाद उसे होश आता है और वो ठीक होता है। तभी उसे भी राक्षस की करीब आती हुई आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी जल्दी अपना सामान समेटता है और जंगल की तरफ भागने लगता है। राक्षस उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है और उसका पीछा करता रहता है। भागते भागते वॉल के सामने एक और राक्षस आ जाता है और उसे एहसास होता है कि वो 3 राक्षसों से घिर चुका है। अपनी बेबसी और निराशा में वो उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, लेकिन जाहिर है इसका कोई फायदा नहीं होता। तभी अचानक नीना पीछे से आती है, एक राक्षस पर गोली चलाती है और उसे मार गिराती है। फिर दूसरे और तीसरे को भी खत्म कर देती है। इस तरह वो विल की जान बचा लेती है। विल चमत्कार की तरह बच जाता है और बहुत खुश होता है। वो राक्षसों के टुकड़ों को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि ये असली जीव नहीं बल्कि मशीनें हैं। किसी ने इन्हें बनाया है। यही वजह है कि ये न सोते हैं न खाते हैं, बस अपने प्रोग्राम के मुताबिक काम करते हैं। लेकिन ये किसने बनाया, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं होता। अब दोनों साथ चलते हैं बिना डर के, क्योंकि नीना आखिरकार राक्षसों को मारने का तरीका खोज चुकी होती है। वो लास्ट गांव वापस लौटते हैं। विल अपने बेटे हंटर से मिलता है और उसे जोर से गले लगा लेता है। इसके बाद नीना राक्षसों के खिलाफ जीत के निशान के तौर पर झंडा लहराती है। बाकी लोग भी नीना के तरीके को अपनाने लगते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड से कोट की हुई गोलियों का इस्तेमाल करते हैं। नीना राक्षसों के बड़े हिस्सों को पकड़कर उन पर रिसर्च शुरू कर देती है और टीमें लाइन के नीचे जाकर राक्षसों का शिकार